अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब कैसे होंगे। आज हम बात करेंगे पुष्पा फिल्म पे की स्टोरी पे। इसकी स्टोरी के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये एक रियल इंसिडेंट है। तो हम इसकी हिस्ट्री जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे क्या ये वाकई ऐसे हुआ था, क्या ये रियल है या नहीं। आज इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 72 साल पहले की। 18 जनवरी 1952 में कर्नाटक शहर में गोपीनाथम नाम के एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा होता है। मैप में ध्यान से देखो, ये कर्नाटक है, ये तमिलनाडु है और इन दोनों के बॉर्डर पर ही गोपीनाथ विलेज है। इस बच्चे की पैदाइश एक छोटे से घर में हुई थी जो खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। पूरा बचपन गोपीनाथम गांव के आसपास गुजरा था। ये गांव घने जंगलों में मौजूद था। जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता गया वैसे वैसे इसे जंगलों की गहरी समझ होती गई और हथियार चलाना, जानवरों का शिकार करना इसका शौक सा बनता गया। बड़े होते होते इसने लाल चंदन की स्मगलिंग करनी शुरू कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये गैर कानूनी शिकार भी करता था और उससे भी पैसा कमाया करता था। इसने कुछ समय में ही 2000 से ज्यादा हाथियों को मारकर और ब्लैक मार्केट में बेचकर करोड़ों रुपए कमा लिए। इसने कर्नाटक में ही नहीं, चाइना और जापान जैसे ममालिक में लाल चंदन की स्मगलिंग करके करोड़ों रुपए वहां से भी बना लिए। इन शॉर्ट, इसने लाल चंदन की शुरुआत, उसका कारोबार अब बहुत ज्यादा फैल चुका था और ये बंदा उन जंगलों में सरवाइव करने के लिए इतना ताकतवर हो चुका था कि कौन सा जानवर आ रहा है और कितनी दूरी पर है। इन शॉर्ट के ये जंगलों की रग रग से वाकिफ हो गया था। अब जाहिर सी बात है कि कर्नाटक के जंगल में इतना सब कुछ चल रहा था और पुलिस तो अब चुप करके बैठने वाली नहीं थी। पुलिस भी अपने हाथ पांव मार रही थी। पर मुद्दे की बात यह है कि ये इस बंदे का वो बाल भी बाका नहीं कर पा रहे थे। पूरे 3 सालों तक इस बंदे को ढूंढने के बाद भी पुलिस इसे बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाई। सबसे ज्यादा बेनिफिट इसे ये था कि ये तीनों बॉर्डरों के आर पार रहता था, तीनों शहरों के करीब रहता था। जब पुलिस इसे पकड़ने आती थी तो एक शहर से दूसरे शहर ये चला जाता था और पुलिस अपने हदूद के मुताबिक दूसरे शहर में नहीं जा सकती थी। दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज था, इसे अपने बंदों का साथ था। जिस जंगल, जिस गाँव में ये रहता था, उस बंदे इसे अपना हीरो मानते थे। बेरोजगार लोगों को इसने रोजगार दिया था। जो लोग बेरोजगार थे उन्हें ये रोजगार दे के लाल चंदन की कटिंग करवा के उन्हें पैसे दिया करता था। इस बंदे के लिए ये गांव के लोग इंफॉर्मेशन का काम करते थे। जब पुलिस वाले इसे पकड़ने का कोई भी प्लान बनाते तो गांव वाले इसे पहले ही इन्फॉर्म कर देते थे, जिसकी वजह से पुलिस के सारे प्लान फेल हो रहे थे। जैसे जैसे पुलिस इसके पीछे लगना शुरू हुई वैसे वैसे ये छोटे स्मगलर से बड़ा स्मगलर बनता रखे और आने वाले अगले 5 सालों में इसने अपनी दहशत जमाने के लिए ऐसे ऐसे काम कर दिए कि पुलिस ने इसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 4 करोड़ इनाम रख दिया। 1984 में इसने अपनी सालगिरह पर एक डिनर अनाउंसमेंट किया। ये उस माइंडसेट का आदमी था कि किसी के अंडर इसने काम करना ही नहीं है। अपने आप को सभी लोकल गुंडों से ऊपर उठाने के लिए इसने एक हथकंडा अपनाया और अपनी 32वीं सालगिरह पर डिनर पर इनवाइट किया और उन्हें कहा कि तुम सिर्फ एक दावत पर आ रहे हो और बगैर किसी हथियार के आना। और सब ने ये डिनर एक्सेप्ट कर लिया और उस रात सब डिनर पर आए और सबने खाना पीना किया। डिनर के बाद ये बंदा सभी टकेटों को एक मीठी सुपारी देता है और ये मीठी सुपारी देना ही इसके गैंग मेंबर के लिए एक ग्रीन सिग्नल था कि अब सब पर हमला कर दो और सबको निपटा दो। और इस तरह इसने वहाँ के सब लोकल गुंडों को खत्म कर दिया। फिर इसके बाद साल 1985 में इसने एक श्रीनिवाल, एक पुलिस ऑफिसर को इसने खुली चेतावनी दी कि मैं तुम्हें बिना हथियारों के जंगल के इस जगह इस समय पे मिलूंगा। अगर तुझ में दम है तो आके मुझे पकड़ ले और अरेस्ट करके जेल में डाल दे। फिर श्रीनिवाल ने इसका चैलेंज एक्सेप्ट किया और जंगल में चले गए। धोखे से इसने उसका सर कलम कर दिया और उसके बाद भी इसका दिल नहीं भरा। फिर 1 साल बाद इसने 2 मेजर क्राइम किए। अप्रैल 1991 में एक गोपाल कृष्ण नाम के ऑफिसर इसने ओपन चैलेंज किया कि मैं इस दिन इस जगह इतने बजे तक मिलूंगा, आप अगर हिम्मत रखते हो तो मुझे आके पकड़ लो। क्योंकि अब इस डकैत ने सोसाइटी को पहले भी इतना नुकसान पहुंचा दिया था कि पुलिस हर वक्त इसका एनकाउंटर करने के लिए तैयार ही बैठी थी। रैम्बो गोपाल कृष्ण ने इसका चैलेंज एक्सेप्ट किया और 22 पुलिस वालों को लेकर इसकी बताई हुई लोकेशन पर जाने के लिए तैयार हो गया। अब ये लोकेशन को समझो, ये एक नहर के ऊपर से जाती हुई पुल है। ये आगे जो वैन चल रही है इसमें 22 पुलिस वाले मौजूद थे और पीछे जो जीप है इसमें रैम्बो गोपाल कृष्ण अपने 2 साथियों के साथ मौजूद है। अगर अब तक आपकी नजर ना पड़ी हो तो यहीं पर इन डाकुओं के 5 साथी मौजूद। जो लोकेशन इनको रैम्बो गोपाल को दी थी वहाँ पर ये तो मौजूद थे ही नहीं। इधर इन्होंने लैंडमाइन लगाई हुई थी और जैसे ही पुलिस की वैन पुल पर चलने वाली थी इन्होंने ब्लास्ट कर। ये ब्लास्ट पालर ब्लास्ट नाम के से जाना जाता है। पीछे जीप में बैठे रैम्बो गोपाल कृष्ण भी सीरियस पैरालाइज हो गए थे और दूसरे इसने
डॉक्टर राजगोपाल को इनके अपने ही फार्म हाउस से किडनैप कर लिया था। असल में उस रात खतरनाक बारिश हो रही थी और डॉक्टर राजगोपाल अपने फार्म हाउस में टीवी रूम में बैठ के टीवी देख रहे। ये डकैत उनके घर में घुसा और बोला वी वांट सर। भारी बारिश में ही ये उन्हें अपने साथ ले गया। इस डाकू को ये था कि मैं अमीरों को किडनैप करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा। इसने डॉक्टर राजकुमार को थोड़े टाइमों के लिए नहीं बल्कि 108 दिन के लिए अपने पास रखा, यानी 3.5 महीनों से ज्यादा इसने अपने पास रखा। और फाइनली इसको डॉक्टर राजकुमार को किडनैप करने के 30 करोड़ रुपए मिले। और तब वहाँ की पॉलिटिशियन जयललिता थी और उन पर प्रेशर बनने लगा कि इतना बड़ा गुंडा जिसने इतने सारे मर्डर किए हों और खुलेआम पुलिस वालों को कत्ल किया हो और जिसने खुलेआम हाथियों की तस्करी की हो और जिसने करोड़ों की लाल चंदन को स्मगल किया हो, वो आखिर इतने सारे क्राइम करने के बाद ही खुला कैसे घूम सकता है। फाइनली इस डकैत को पकड़ने के लिए जयललिता ने एक स्पेशल टास्क टीम बनाई। इस टीम का सिर्फ एक ही काम था, जिंदा या मुर्दा जैसे भी करके इस डकैत को पकड़ना है। पॉइंट की बात यह है कि ये टीम इसलिए इतनी खास थी कि इसे एसपीएस मेजर कुमार लीड कर रहे थे। ये साल 1985 से 1990 के बीच देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी का हिस्सा रह चुके थे। ये स्पेशल फोर्स हाथ धो के इसके पीछे लग गई। सबसे पहले इन्होंने पहला काम ये किया कि इसके अपने ही एक ग्रुप के मेंबर को इन्होंने अपनी तरफ लिया, उसे पैसा दिया, जगह दी, लालच दे के उन्होंने अपनी तरफ कर लिया। अब इस डकैत को अपना इंटरव्यू देने का और पब्लिक के सामने आने का बहुत शौक था और इसका यही शौक इसके ऊपर भारी पड़ने वाला था। ध्यान से समझना कैसे। असल में एक दिन पुलिस स्टेशन में की गई एक मीटिंग के दौरान प्रोजेक्ट पर इस डकैत का इंटरव्यू चल रहा था और सभी पुलिस वाले इस बात बारे में चर्चा कर रहे थे कि इसको कैसे पकड़ा जाए। और इसके दौरान के विजय कुमार ने ये नोटिस किया कि ये एक लेटर पढ़ रहा था और बार बार इसे आगे पीछे देख रहा, यानी कि डेफिनेटली उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम थी जिससे उसे लफ्ज अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे। फिर उसे एक आइडिया आया। उन्हें पता था कि ये जंगलों में तो इतना फैला हुआ है कि इसे जंगल में जाके पकड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसकी खराब आंखों का यूज करके इसे जंगल से बाहर लाया जाए। के विजय कुमार ने एक बहुत ही सोचा समझा और तगड़ा प्लान बनाया। जो इन पुलिस वालों ने उस गुंडे के लोग अपनी तरफ किए थे उनको कुछ पैसे खिलाकर इसको आंखों का इलाज करवाने के लिए तैयार करवाया और फाइनली ये डकैत अपने दोस्तों पर एतबार करके इलाज के लिए मान गया। अब इलाज के लिए इसे शहर जाना था, इसे धर्मापोल से सलेम जाना था, क्योंकि ये सब तो एक प्लान था। तो ना ही कोई एम्बुलेंस थी और ना ही कोई हॉस्पिटल था। ये एम्बुलेंस तो सिर्फ उस डकैत को उसके जंगल से, उसके इलाके से बाहर निकालने के लिए तैयार की गई थी। इस एम्बुलेंस का नाम कोकून रखा गया था, इसलिए इस मिशन का नाम भी कोकून मिशन रख दिया गया था। फाइनली जंगलों में से निकलकर ये एम्बुलेंस सिटी हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार है। एम्बुलेंस रवाना हो इससे पहले ही आप समझ लो कि ये आगे जो 2 लोग बैठे हुए हैं ये तो एसटीएस पुलिस वाले हैं ही, और एम्बुलेंस में पीछे बैठा हुआ था वो गुंडा और उसके साथ 2 अब उस लोकेशन पर चलते हैं जहाँ पुलिस वालों ने पहले ही इसके लिए घात लगाए बैठे। ये पुलिस वालों के पास इसको मारने के लिए आखिरी मौका था, इसलिए उन्होंने पहले ही सब कुछ तैयार किया हुआ था। जिस रोड से एम्बुलेंस सिटी की तरफ जा रही थी उस रोड पे एक छोटा सा स्कूल था। उन्होंने रोड ब्लॉक करने के लिए एक ट्रक को रोड के दरमियान में खड़ा कर दिया जो गन्नों से भरा हुआ था, और साथ ही एक छोटा सा मजदा खड़ा कर दिया, और 3 किलोमीटर पीछे ही एक उन्होंने वैन अपनी खड़ी कर दी जो इन्हें पहले ही बता दे कि अब ये एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही है। और सभी एसटीएफ वाले अपनी अपनी पोजीशन ले चुके और ये सब अपनी अपनी पोजीशन पे आपको दिख ही रहे हैं। रोड ब्लॉक थी और एम्बुलेंस वहाँ आके रुक गई और दोनों एफटीएस वाले वहाँ एम्बुलेंस छोड़ के भाग गए, और फिर एसटीएफ वालों ने एम्बुलेंस को पूरी तरह से घेर लिया। फिर इन्होंने अनाउंसमेंट करके उस डकैत को कहा कि तुम सरेंडर कर दो, और फिर डकैत नहीं माना तो फिर वही हुआ, इन्होंने सारी एम्बुलेंस को गोलियों से छल्ली कर दिया और उसमें मौजूद डकैत और उनके 2 साथी तीनों मौके पे मारे गए। और ये एक रियल इंसिडेंट था, ये वाकई ही एक कहानी थी और इसे पुष्पा मूवी के साथ जोड़ा जा रहा है, और लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बहुत बड़े डकैत जो साउथ इंडिया में रहता था, ये उसकी स्टोरी है। पुष्पा मूवी उसके जिंदगी के चंद पहलू पे सिर्फ और सिर्फ लाल चंदन की तस्करी पे बनाई गई है, और इसमें इस डकैत का नाम वीरापन था। ये वीरापन की स्टोरी थी, और काफी लोगों ने कहा कि पुष्पा मूवी वीरापन के जिंदगी पर बनी हुई है, वही ड्रेसिंग, वही किरदार, वैसा ही सब कुछ था। लेकिन इस सब को साइड पे रख के मेरे जहन में और आपके जहन में भी एक सवाल होगा कि आखिर ये लाल चंदन की लकड़ी किस लिए इस्तेमाल आती है और इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, और उनके सब इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, इसके पीछे अपनी जान कुर्बान क्यों कर देते हैं। तो आपके सामने ये लाल चंदन की लकड़ी का एक लोभ है। पूरी धरती में ये साउथ इंडिया में, इंडिया के जंगलों में पाया जाता है। इंडिया लाल चंदन के पेड़ों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और हजारों करोड़ों का माल एक्सपोर्ट करता है। और ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इंडिया में लाल चंदन सोने के मुकाबले में कहा जाता है। पहले तो ये समझ
चंदन जो कि ये पूरे क्लॉक की एक डिमांड नहीं है। इसका ऊपला पोर्शन है ये बार्क है, और ये जो अंदर आपको दिख रहा है इसका बोला जाता है सैपवुड, और ये जो अंदर आपको दिख रहा है इसे बोला जाता है हार्डवुड। यही ही असली लाल चंदन है। हार्डवुड की ये 23/18 की चौड़ाई बनने में ही 18 साल लग जाते हैं, तो इसीलिए इसकी पैदावार सबसे कम है और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इसीलिए लोग इसे जंगलों में जाकर अपनी जान कुर्बान कर कर इसे निकालते हैं, जंगलों से निकालते हैं। लाल चंदन की लकड़ी जापान में इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल, लाल चंदन की लकड़ी एक्सपेंसिव फर्नीचर बनाने में भी इस्तेमाल होती है। इसकी एक कुर्सी बनाने में 10 लाख का खर्चा हो जाता है। लाल चंदन की लकड़ियों में बीमारी का इलाज भी होता है, डायरिया जैसी और खून की बीमारियों में भी ये मदद देती है। लाल चंदन की लकड़ी स्किन को स्मूथ बनाती है, ये स्किन से छाइयाँ दाने खत्म करती है। जले हुए को ठीक करने में, एक्नी और दानों के केस में भी, दानों में भी बहुत मुफीद रहती है। लाल चंदन की लकड़ी को मेडिसिन में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है, यूरोपियन मेडिसिन में भी इस्तेमाल किया जाता है। लाल चंदन की लकड़ी एशियन इजिप्ट के लोग भी डेड बॉडी पे इस्तेमाल करते हैं। वो लोग डेड बॉडी पर इसका लेप मल देते थे ताकि जल्दी डेड बॉडी जले ना। लाल चंदन की वन ऑफ द मेन यूज परफ्यूम में भी होता है। लाल चंदन की लकड़ी बुत बनाने में भी बहुत मुफीद रहती है। लाल चंदन की यूज माला बनाने में भी होता है, और इसका बना हुआ माल बहुत महंगा मिलता है। लाल चंदन से बनी हुई माला आपको यहाँ 985 रुपए में दिख रही होगी, जबकि सादी माला सिर्फ 75 रुपए में मिल जाती है। लाल चंदन की लकड़ी का यूज अगरबत्ती और इसके अलावा हिंदू धर्म में भगवान की मूर्ति पर भी इसे मला जाता है। और मुझे लगता है आप अब समझ ही गए होंगे कि लाल चंदन की कहानी इंडिया में इतनी क्यों मशहूर है, इतनी क्यों चली जाती है, क्योंकि इसकी पैदावार ज्यादातर है ही इंडिया में। ये इनलीगल नहीं है, इसको कोई भी आदमी उगा सकता है, लेकिन ये लोग जंगलों में जाकर इसकी तस्करी करते हैं, जो कि भारत की हुकूमत की जगह है, इसलिए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। शबा बखैर, अल्लाह हाफिज।